लेट्स माइट आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइट में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश और दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कैसे ब्रिटेन की एक समृद्ध छवि के पीछे छुपी है बच्चों की चुपचाप बढ़ती गरीबी। अमेरिका में युवा पुरुषों की गहरी होती निराशा के पीछे छिपा है एक बड़ा सामाजिक संकट। रूस की जेलों में हो रही क्रूरता शांति की संभावनाओं को कैसे दफन कर सकती है। प्लास्टिक प्रदूषण पर अल जजीरा की चेतावनी, क्या क्रेडिट सिस्टम असली सफाई है या सिर्फ दिखावा। और हिमालय में आई आपदाओं से लेकर भारत अमेरिकी संबंधों की पेचीदगी तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट चौंकाती है। लाखों बच्चे आज ऐसी गरीबी में जी रहे हैं जहां उन्हें पौष्टिक भोजन तक मैसर नहीं है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से करीब 70% बच्चे ऐसे घरों से आते हैं जहां माँ बाप काम करते हैं, लेकिन उनकी कमाई इतनी कम है कि घर का खर्च, किराया और बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। यानी समस्या सिर्फ बेरोजगारी की नहीं, बल्कि काम करने के बावजूद गरीबी से ना निकल पाने की है। पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन के हवाले से अखबार सवाल उठाता है, क्या सरकार की नीतियां सिर्फ आंकड़ों में सुधार के लिए हैं या असली बदलाव के लिए। अखबार आगे बताता है कि गरीबी मिटाने के लिए पैसा जुटाना नामुमकिन नहीं है। ब्राउन का सुझाव है कि जुए, सट्टेबाजी और बड़े मुनाफे कमाने वाले उद्योगों पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाए, जिससे अरबों पाउंड आ सकते हैं और उन्हें बच्चों की भलाई में लगाया जा सकता है। सट्टेबाजी और जुए पर टैक्स लगाकर बच्चों की भलाई के लिए फंड बनाया जा सकता है। लेख का असली मकसद ये समझाना है कि बच्चों को गरीबी से निकालना सिर्फ चैरिटी नहीं है, बल्कि देश के भविष्य में किया गया निवेश है। अगर आज उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी जरूरतों पर खर्च किया जाए तो कल ये बच्चे समाज और अर्थव्यवस्था के लिए ताकत बनेंगे, बोझ नहीं। अब बढ़ते हैं एक और गंभीर संकट की ओर, जो युद्ध की धूल में छुपा है। रूस में कैद यूक्रेनी नागरिकों की त्रासदी। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में लेखक ने रूस द्वारा यूक्रेनी युद्धबंदियों और नागरिकों के साथ किए जा रहे अमानवीय अत्याचारों का आंखों देखा हाल बयान किया है। अखबार का कहना है कि शांति वार्ताओं में कैदियों की अदला बदली एक अच्छी बात है, लेकिन असलियत यह है कि अब भी हजारों यूक्रेनी सैनिक, पत्रकार, कार्यकर्ता और आम लोग रूस और उसके कब्जे वाले इलाकों की जेलों में भीड़-भाड़, गंदगी और यातना के बीच फंसे हैं। लेख के मुताबिक रूस ने यातना को अपनी युद्ध नीति का हिस्सा बना रखा है। बिजली के झटके, घंटों पिटाई, यौन हिंसा, भूखा रखना, नींद से वंचित करना, यहाँ तक कि मौत के करीब पहुंचा देने वाले तरीकों का इस्तेमाल करना, और ये सब ऊंचे स्तर पर मंजूरी पाए हुए लगता है। अखबार का कहना है ये सिर्फ क्रूरता नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध अपराध है, जिसमें कोई छूट, माफी या समय सीमा नहीं होती। लेखक चेतावनी देता है कि अगर शांति समझौते में इन कैदियों की रिहाई, अपहृत बच्चों की वापसी, पीड़ितों को न्याय और अंतर्राष्ट्रीय जांच की गारंटी शामिल नहीं हुई तो यह अन्याय अगली जंग की वजह बन सकता है। संदेश साफ है, जल्दबाजी में शांति समझौता करने से सच दब जाएगा और जख्म भरने की बजाय और गहरे हो जाएंगे। और अब चलते हैं अमेरिका की ओर, जहां युवाओं की थकान और टूटते आत्मविश्वास की एक गहरी तस्वीर सामने आती है। वॉशिंगटन पोस्ट की विशेष रिपोर्ट वर्ड्स रियली डिप्रेसिंग अमेरिकाज यंग मेन के जरिए बताया गया है कि आज अमेरिका के युवा पुरुषों में बढ़ती निराशा सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य का मसला नहीं है, बल्कि आर्थिक असमानता और टूटते सपनों की गहरी कहानी है। लेख में साफ कहा गया है कि ये निराशा सिर्फ इसलिए नहीं है कि चीजें महंगी हो गई हैं, बल्कि इसलिए कि जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ने के पारंपरिक रास्ते बंद होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इन युवाओं का आत्मविश्वास और भरोसा भी टूटता जा रहा है। खासकर घर खरीदने जैसी चीजें, जो कभी अडल्ट बनने का संकेत मानी जाती थी, अब उनके लिए एक सपना बन चुकी हैं। पहले जहां एक आम परिवार की सालाना आय का 3 गुना लगकर एक घर खरीदा जा सकता था, आज वही घर 6 गुना आमदनी मांगता है। लेख ये भी बताता है कि समाज ने पुरुषों को हमेशा कमाने वाला, घर बसाने वाला, स्थिरता देने वाला माना है, लेकिन जब वो भूमिका निभा नहीं पाते तो उन्हें गहरी असफलता और शर्म का भाव घेरे रहता है। यही भाव धीरे धीरे डिप्रेशन,
अकेलेपन और सामाजिक कटाव का कारण बन जाता है। वॉशिंगटन पोस्ट कहता है, अगर समाज को जोड़ना है तो नीतियों को जमीन पर उतरना होगा, जैसे टैक्स में छूट, मकान जोनिंग नियमों में ढील और सस्ती हाउसिंग योजनाएं, जो अकेलेपन और हताशा से लड़ने का असली जरिया बन सकती हैं। इस लेख के जरिए अखबार ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब एक पीढ़ी की नींव डगमगाती है तो समाज के पूरे ढांचे पर असर पड़ता है। अब मुद्दा है पर्यावरण का। एक और युद्ध जो हर देश लड़ रहा है, प्लास्टिक के खिलाफ। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में अखबार कहना चाहता है कि दुनिया में प्लास्टिक कचरे की समस्या बेहद गंभीर हो चुकी है, लेकिन इसे हल करने के लिए जो प्लास्टिक क्रेडिट जैसा नया तरीका अपनाने की बात हो रही है, वो असली समाधान कम और दिखावे का उपाय ज्यादा लग रहा है। प्लास्टिक क्रेडिट का मतलब है कि बड़ी कंपनियां या प्रदूषक अपने द्वारा फैलाए गए प्लास्टिक के बराबर मात्रा को कहीं और इकट्ठा करवाकर उन्हें रिसाइकल करवाकर अपने को प्लास्टिक न्यूट्रल बता सकती है, ठीक वैसे ही जैसे कार्बन क्रेडिट में होता है। लेख में बताया गया है कि असल में ये मॉडल कई बार सिर्फ ग्रीन वॉशिंग साबित होता है, यानी कंपनियां अपनी छवि सुधारने के लिए तो इसका इस्तेमाल करती हैं, लेकिन असल प्रदूषण कम नहीं होता। कई बार प्लास्टिक को रिसाइकल करने के बजाय सीमेंट फैक्ट्रियों में जलाया जाता है, जिससे जहरीली गैसें और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हैं। बड़े तेल और प्लास्टिक बनाने वाले देश जो उत्पादन पर रोक नहीं चाहते, इस तरह के बाजार आधारित उपायों का समर्थन करते हैं, जबकि उत्पादन घटाने पर आपत्ति करते हैं। अखबार का कहना है कि स्थानीय स्तर पर प्लास्टिक कचरा बटोरकर अपनी रोजी कमाने वाले लोगों को असली मदद की जरूरत है, लेकिन निवेश का बड़ा हिस्सा क्रेडिट प्रोजेक्ट्स में चला जाता है, जिससे उन्हें सीधा फायदा नहीं मिलता। कुछ बड़ी कंपनियां भी अब मान रही हैं कि मौजूदा प्लास्टिक क्रेडिट मॉडल प्रभावी नहीं है और इसकी बजाय सरकारों को सख्त नियम लागू करने चाहिए। लेख का संदेश साफ है, अगर वाकई सफाई चाहिए तो उत्पादन कम करना और स्थानीय समाधान को प्राथमिकता देना जरूरी है। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय में अखबार कहना चाहता है कि उत्तरकाशी की हाल की आपदा सिर्फ एक अचानक हुई प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि हिमालय की नाजुक स्थिति और हमारी तैयारी की कमी का नतीजा है। भारी बारिश, ढीली मिट्टी और पहाड़ी इलाकों में जमा गाद ने मिलकर तबाही मचाई, लेकिन इसे सिर्फ बादल फटना कह देना असली कारणों से ध्यान हटा देता है। अखबार का मानना है कि जलवायु परिवर्तन से पहाड़ों में तेज बारिश की घटनाएं बढ़ रही हैं और ऊपर से सड़कों, बांधों और दूसरी बड़ी परियोजनाओं से निकला मलबा ऐसे समय में छिपे बारूद की तरह फट सकता है। लेख सरकारों को चेतावनी देता है कि राहत और मुआवजे तक ही सीमित न रहें, बल्कि संवेदनशील जगहों पर मलबा और गाद के जमाव की नियमित निगरानी करें, वरना ऐसी सुप्त आपदाएं किसी भी वक्त जान और संपत्ति का भारी नुकसान कर सकती हैं। अखबार साफ कह रहा है कि हमें इन पहाड़ी इलाकों को लेकर दुर्लभ घटना वाली सोच छोड़कर इन्हें जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों से पैदा हो रहे स्थायी खतरे के रूप में देखना होगा। और अब अंत में भारत अमेरिका संबंध और ट्रंप की वापसी से पैदा हुई रणनीतिक चुनौती। द प्रिंट में प्रकाशित लेख में लेखक आशुतोष वार्ष्णेय ने साफ कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते एक मुश्किल मोड़ पर हैं। मोदी सरकार ने ट्रंप की वापसी का स्वागत किया था, लेकिन अब ट्रंप बार बार भारत को टैरिफ यानी व्यापार शुल्क लगाने की धमकी दे रहे हैं। ये सिर्फ आर्थिक दबाव नहीं है, बल्कि पावर पॉलिटिक्स यानी ताकत के दम पर सौदेबाजी का हिस्सा है। लेख बताता है कि व्यापार शुल्क का इस्तेमाल पहले भी हुआ है, लेकिन ज्यादातर देशों ने इसे अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया था। ट्रंप इसका इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। ब्राजील और रूस के मामलों की मिसाल देते हुए लेखक कहते हैं कि ट्रंप व्यापार को सजा और दबाव का हथियार बना रहे हैं। भारत की समस्या ये है कि हमारे निर्यात में ऐसा कोई अनोखा या अपरिवर्तनीय सामान नहीं है जैसा चीन के पास रेयर अर्थ्स के खनिज के रूप में है। इसलिए अमेरिका पर हमारी पकड़ कमजोर है। ऊपर से चीन का सामना करने के लिए हमें अमेरिका का साथ देना चाहिए, जैसा पहले सोवियत संघ देता था, क्योंकि आज रूस खुद के चीन के करीब है। इस रणनीतिक जरूरत की वजह से भारत खुलकर पलटवार भी नहीं कर सकता। लेख का मूल संदेश है कि ट्रंप के दौर में अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में लोकतंत्र या नैतिकता की बजाय ताकत और हित सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। भारत को ये मानकर ही रणनीति बनानी होगी कि शक्ति का संतुलन अभी अमेरिका के पक्ष में है और हमें कमजोर स्थिति से जवाब देना चाहिए। लेखक इस बात पर ध्यान दिलाते हैं कि भले ही दुनिया ऐसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हकीकत यही है। ट्रंप फिलहाल इसकी सबसे बड़ी ताजा मिसाल है। आज का अखबार में इतना ही।
देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।